दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। बीएमएलटी थर्ड ईयर के लिए हम जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, निरंतर आप सभी के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो आप सभी के लिए है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए, जिससे कि आपका पेपर, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपका पेपर बेहतर से बेहतरीन बन सके। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आप सभी को उपलब्ध करवा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बीएमएलटी थर्ड ईयर के लिए माइक्रोबायोलॉजी के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जो हमने रखा है इसमें, नेम एनी टू बायोकेमिकल टेस्ट डिटेक्शन फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए किन्हीं भी दो बायोकेमिकल टेस्ट के नाम लिखने हैं आपको। और इस तरह के जब क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में, तो सिर्फ आपको इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट तरीके से, जैसे कि आपसे पूछा है कि दो बायोकेमिकल टेस्ट के नाम आपको लिखना है, ठीक है, तो सिर्फ आप आंसर लिख दीजिए। पहला आंसर नियासिन टेस्ट और दूसरा नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट। ठीक है, इस तरह से आंसर करेंगे, आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेम एनी टू मेथड ऑफ टेस्टिंग फॉर वाटर, फूड एंड मिल्क। ठीक है, दो मेथड के आपको नाम लिखने हैं वाटर, फूड और मिल्क को टेस्ट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, तो पहला जो आंसर है इसका, पहला है टेस्ट का नाम है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक और दूसरा है मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन, एमपीएन टेस्ट। ठीक है, वाटर को, फूड को और मिल्क को टेस्ट करने के लिए दो मेथड के नाम लिखने हैं आपको, कम से कम दो मेथड के नाम लिखने हैं। तो पहली मेथड है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक और दूसरा है मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन, जिसको शॉर्ट में एमपीएन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 3 एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए जो तीन एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर होते हैं, उनके क्या क्या नाम है? तो पहला आंसर है बायोटाइपिंग हम करते हैं बैक्टीरिया की, सीरोटाइपिंग करते हैं और फेस टाइपिंग, और चौथा है मॉलिक्यूलर टाइपिंग, जिसमें पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और आरएफएलपी टेस्ट आते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 पूछा है, इसमें मैंने 4 आंसर दिए हैं। तो आपसे एग्जाम में 2 मेथड के नाम भी पूछ सकता है, 3 मेथड के और 4 मेथड के नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर है, नेम बायोकेमिकल टेस्ट फॉर सैल्मोनेला एंड विब्रियो। सैल्मोनेला जो बैक्टीरिया होता है और विब्रियो जो बैक्टीरिया होते हैं, इनके बायोकेमिकल टेस्ट के नाम आपको लिखना है कि इनको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सैल्मोनेला के लिए पहला आंसर आपका ट्रिपल शुगर आयरन, जिसको टीएसआई भी कहते हैं, और यूरिएज टेस्ट। यूरिएज टेस्ट और ट्रिपल शुगर आयरन से सैल्मोनेला का डिटेक्शन होता है बायोकेमिकल टेस्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी को हम किससे करते हैं? ऑक्सीडेज टेस्ट और स्ट्रिंग टेस्ट, दो ऐसे टेस्ट हैं जिससे विब्रियो कॉलरी का डिटेक्शन होता है। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है, नेम 2 इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स। ठीक है, दो इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स के नाम लिखना। आपने आपके सिलेबस में ना ब्लड फ्लूइड्स, इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स है ना, तो आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लूइड्स के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो चाहे वो ब्लड फ्लूइड हो चाहे वो इंटेस्टाइनल फ्लूइड हो। ठीक है, इनके नाम जरूर याद कर लीजिएगा। तो पहला आंसर है फेसियोलॉप्सिस बस्की और दूसरा है हेट्रोफाइज। ठीक है, ये दो इंटेस्टाइनल फ्लूइड से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम बाय बैक्टीरिया कॉज ऑफ लेप्रोसी एंड इंटरिक फीवर। लेप्रोसी और इंटरिक फीवर को फैलाने वाले कारकों के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, लेप्रोसी किसके द्वारा फैलता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। और दूसरा है एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर किसके द्वारा फैलता है? सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा। तो जब आप पेपर में आंसर करेंगे लेप्रोसी के लिए माइकोबैक्टीरियम लेप्री, तो आप माइकोबैक्टीरियम इस तरह भी लिख सकते हैं पूरा, और माइकोबैक्टीरियम लेप्री इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये शॉर्ट फॉर्म लिखने की अपेक्षा आप पूरा का पूरा नाम लिखेंगे तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर रहेगा आपका। ठीक है, कभी भी एग्जाम में आप कोशिश करें कि शॉर्ट में ना लिखें, आप उसका आंसर डिटेल में करें। जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में आप आंसर करेंगे, ये आंसर में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसका पूरा नाम लिखिए, एम डॉट करके लिखने की जरूरत नहीं है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एचपीएलसी। एचपीएलसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो एचपीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यह एक एनालिटिकल टेक्निक है। आप सबने पढ़ा होगा इसके बारे में, देखिए, लेकिन लिखने का तरीका आंसर कैसा रहेगा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो पहले इसका कई बार शॉर्ट फॉर्म दिया रहेगा पेपर में एचपीएलसी और फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो ये आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं इसमें।
कई बार एचपीएलसी के नाम से आ जाएगा तो आप 2-3 लाइन का आंसर ऐसे कर सकते हैं। तो एचपीएलसी का फुल फॉर्म क्या है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यह एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसका उपयोग बायोलॉजिकल सैंपल में ड्रग, ठीक है, मतलब दवाइयां, टॉक्सिन एवं बायो मॉलिक्यूल्स की पहचान एवं मात्रात्मक मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, एचपीएलसी आप आजकल तो ऑटोमेशन में भी एचपीएलसी का यूज होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है? पीसीआर एक मॉलिक्यूलर टेक्निक है, आणविक तकनीक है जो डीएनए आरएनए को एम्पलीफाई करती है। ठीक है, यह इंफेक्शियस डिसीज डायग्नोसिस और जेनेटिक एनालिसिस के लिए फास्ट व सेंसिटिव मेथड है। पीसीआर अपन करते हैं ना, डीएनए आइसोलेट करके अलग से बीमारी का पहचान या जेनेटिक उसमें जो भी डायग्नोसिस होती है वो करते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HA एंड RPHA। ठीक है, HA मतलब हीम एग्लूटिनेशन और RPHA मतलब रिवर्स पैसिव हीम एग्लूटिनेशन ऐसे, रिवर्स पैसिव हीम एग्लूटिनेशन ऐसे, HA मतलब हीम एग्लूटिनेशन ऐसे। अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। HA क्या है? हीम एग्लूटिनेशन ऐसे, वायरस द्वारा आरबीसी को एग्लूटिनेट करना। वायरस का संकरण जब होता है तो आरबीसी को एग्लूटिनेट करता है, या ये कहें अपन की जब इसका पता लगाते हैं वायरस का तो आरबीसी की हमारे शरीर में संबंधित कौन सी डिसीज है, कौन सा वायरल इंफेक्शन है, तो वायरस के द्वारा आरबीसी एग्लूटिनेट कर दी जाती है। उसके लिए हम हीम एग्लूटिनेशन ऐसे मेथड का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है आरपीएचए रिवर्स पैसिव हीम एग्लूटिनेशन ऐसे, स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटीजन कोटेड आरबीसी द्वारा एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन करना। मतलब स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडी से कोटेड आरबीसी होती है जिससे हम किसी विशेष एंटीजन एंटीबॉडी का पता लगाते हैं। ठीक है, वो आरपीएचए में करते हैं, रिवर्स पैसिव हीम एग्लूटिनेशन ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या है? इसको समझाइए। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है एक ग्राम निगेटिव कोकोबैसिलस है जो मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया एवं ओटाइटिस मीडिया का कारण बनता है। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया का कारण बनता है। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक तरह से क्या है? वायरल या एक तरह से इन्फेक्शन है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का वायरल इन्फेक्शन है। ये क्या करता है? ग्राम निगेटिव कोकोबैसिलस है जो मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया एवं ओटाइटिस मीडिया का कारण बनता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस आप समझते हैं क्या होता है? मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया आपको पता है लंग्स से संबंधित बीमारी है। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? कमेंट करके बताएंगे या मैं बताऊं? ठीक है, मैं बताता हूं। ओटाइटिस मीडिया मतलब होता है कि जब मिडिल ईयर में इंफेक्शन होता है ना। कान के हमारे कितने भाग होते हैं? एक आउटर ईयर होता है, बाह्य कान, जिस बाह्य कान वाला भाग बोलते हैं आउटर ईयर। दूसरा होता है आपका मिडिल ईयर और तीसरा होता है आपका इनर ईयर। कान के 3 भाग होते हैं, आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा होगा। आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। जब कोई वायरस या बैक्टीरियल इंफेक्शन पहुंचता है हमारे मिडिल ईयर वाले भाग में, तब इसको कहते हैं, इस टर्म कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलेक टेस्ट। एलेक टेस्ट क्या होता है? एलेक टेस्ट देखिए, यह एक इन विट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट है। इन विट्रो का मतलब आपको समझ में आता है? इन विट्रो क्या होता है? इन विट्रो, यह एक इन विट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट है जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी टॉक्सिन प्रोडक्शन को डिटेक्ट करता है। मैंने आपको वैक्सीनेशन वाले टॉपिक में बताया था, डीपीटी का वैक्सीन जब लगता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस वाला, तो मैंने आपको उसमें बताया था ना कि जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी होते हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और उस टॉक्सिन के अगेंस्ट जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी जब बनती है, तो जब डीपीटी का टीका लगता है तो डिप्थीरिया के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी डेवलप है तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा जो टॉक्सिन छोड़ा जाएगा वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे वैक्सीन का इसका इस बीमारी से बचाव होता है। ठीक है, तो यह एक इन विट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट है जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी टॉक्सिन प्रोडक्शन को डिटेक्ट करता है। एलेक टेस्ट के माध्यम से इस चीज का पता लगाया जाता है कि शरीर में कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी का संक्रमण अगर हुआ है, ठीक है, तो उसका टॉक्सिन शरीर में है या नहीं है। अगर टॉक्सिन मौजूद है मतलब डिप्थीरिया का जो संक्रमण है वो शरीर में मौजूद है, तो इसका पता लगाने के लिए एलेक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अब एक टर्म है इसमें कि इन विट्रो। इन विट्रो क्या होता है? कमेंट बॉक्स में तो कमेंट करेंगे नहीं आप, मैं ही बता देता हूं। 2 टर्म होते हैं, एक होता है इन विवो और वो एक होता है इन विट्रो। इन विवो का मतलब होता है इनसाइड ऑफ बॉडी, शरीर के अंदर, और इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ बॉडी, शरीर के बाहर।
जैसे बहुत सारी दवाइयां होती है ना, इंजेक्शन होते हैं खास करके, ठीक है, इंजेक्शन में आप देखिएगा इन विवो आपको लिखा हुआ मिलेगा, इन विवो, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बॉर्डटेला पर्ट्यूसिस। देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊं कि वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो वीडियो के बीच बीच में से कहीं ना कहीं से कुछ क्वेश्चन ऐसे निकल के आते हैं जो एग्जाम में आने की जिनकी संभावना होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी निकलेंगे आपको कि जो मैं इसमें अलग से नहीं बता रहा हूं, पर आपको समझाने के दौरान वो क्वेश्चन निकल के आते हैं और कई बार पेपर में वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छी तरह से देखिए और एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। इसका मैं आपको पीडीएफ या इसका टेलीग्राम पे मैं ये चैनल इस क्वेश्चन के आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। जैसे आज आपको वीडियो मिल गया है, एक दो दिन बाद आपको इसका पीडीएफ या इसका जो भी पोस्ट होगा सारा का सारा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगा। लेकिन इसके पहले आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। वीडियो में कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कई सारे क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका बॉर्डटेला पर्ट्यूसिस। बॉर्डटेला पर्ट्यूसिस क्या होता है? अब देखिए, अब यह एक ग्राम निगेटिव कोकोबैसिलस है जो वोपिंग कफ मतलब पर्ट्यूसिस उत्पन्न करता है, ठीक है। यह एक ग्राम निगेटिव कोकोबैसिलस है। अब फिर से एक क्वेश्चन निकल के आया इसमें सामने, कोकोबैसिलस। आप बताइए कोकोबैसिलस क्या होता है? अगर क्वेश्चन ये पेपर में आ गया आपके टू मार्क्स का, कोकोबैसिलस को समझाइए, तो क्या लिखेंगे आप? तो जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कोकोबैसिलस क्या है। आपको पीडीएफ में तो सिर्फ इस तरह से आंसर क्वेश्चन लिखे लिखाए मिल जाएंगे, पर जो चीज समझाने का तरीका वो सिर्फ आपको वीडियो में मिलेगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि बार बार की पूरा वीडियो आपको देखना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यह एक ग्राम निगेटिव कोकोबैसिलस है। पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर समझाता हूं, फिर कोकोबैसिलस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। तो बॉर्डीक्यूलर पर्ट्यूसिस क्या होता है? ग्राम निगेटिव कोकोबैसिलस है जो वोपिंग कफ पर्ट्यूसिस, वोपिंग कफ होता है ना, काली खांसी जिसको बोलते हैं, खांसने पे अजीब सी आवाज आती है, तो वोपिंग कफ पर्ट्यूसिस उत्पन्न करता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में पीसीआर कल्चर सीरोलॉजी सम्मिलित है। तो छोटा सा आंसर इसका, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। कोकोबैसिलस मैं आपको बता देता हूं। कोकोबैसिलस मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कोको शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, कोको और बैसिलस। कोको और बैसिलस, ठीक है। एक सेकेंड। कोको और बैसिलस। कोको का मतलब कॉकस से बना है या कोकाई से बना है, और बैसिलस जो है वो बैसिलाई से बना है। अब आपको स्पष्ट हो जाएगा, यहां पर क्लियर हो जाएगा आपको। कोकस मतलब राउंड शेप के बैक्टीरिया, कोकस मतलब राउंड शेप के बैक्टीरिया, और बैसिलस मतलब या बैसिलाई मतलब रॉड शेप के बैक्टीरिया, ठीक है। आप अलग अलग कैटेगराइज हम जब करते हैं ना, जो हम कोकाई पढ़ते हैं, तो कोकाई में हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया का आकार राउंड शेप का होता है, छोटे छोटे गोलाकार होते हैं ना कोकाई, ऐसे सिंगल सिंगल बैक्टीरिया कोकाई। और जब बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया आपस में मिल जाए तो ये कोकस। इसी तरह बैसिलाई रॉड शेप के मिलते हैं आपको ऐसे, और बहुत सारे बैसिलाई मिल जाए तो एक साथ क्या कहलाएंगे? बैसिलस। लेकिन जब किसी बैक्टीरिया का आकार कोकस और बैसिलाई दोनों हो, मतलब ऐसे छोटे बैक्टीरिया, ऐसे सूक्ष्म बैक्टीरिया जो राउंड शेप में भी हो और बैसिलाई शेप में भी हो, मतलब छड़ के आकार के भी हो, रॉड शेप में भी हो, गोलाकार भी हो और छड़ के आकार भी हो। तो गोलाकार छड़ नुमा जो बैक्टीरिया होते हैं, इस तरह से कुछ ऐसे बैक्टीरिया कहलाएंगे। थोड़े से रॉड शेप के भी होंगे, लंबे होंगे, ठीक है, और थोड़े से बेसिलाई शेप के भी होंगे। तो बेसिलाई शेप के और राउंड शेप के जो दोनों बैक्टीरिया होंगे वो क्या कहलाएंगे? कोकोबैसिलस कहलाएंगे। इनका आकार गोलाकार भी होगा और रॉड शेप का भी होगा, ये कोकोबैसिलाई कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताइए? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसका एग्जाम्पल है। हीमोफिलस, अभी मैंने पढ़ाया है आपको, इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो बैक्टीरिया होता है वो कोकोबैसिलस कहलाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? इन्फेक्शन इन थ्रोट, गले में संक्रमण हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, और भी बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं कोकोबैसिलस के द्वारा। तो समझ में आया
इस तरह से क्वेश्चन भी आपके निकल के जरूर आते हैं। तो कोकोबैसिलस भी इंपॉर्टेंट है, आपसे 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जील नेल्सन स्टेन क्या होता है? जील नीलसन स्टेन एक तरह से क्या है, एसिड फास्ट बेसिलाई जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को के लिए जील नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी के बैक्टीरिया के जब हम डायग्नोसिस करते हैं, स्लाइड बनाते हैं स्पुटम की, तो हम उसको जिस स्टेन से स्टेन करते हैं वो या तो एफबी स्टेन होता है या जिल नेल्सन स्टेन होता है। ठीक है, तो जिल नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक का प्रयोग हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के लिए, स्टेनिंग के लिए इसके स्लाइड प्ले करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती है जिल नेल्सन स्टेन में? कार्बोल फ्यूचिन होता है, कार्बोल फ्यूचिन, एसिड अल्कोहल होता है, डिकलराइजर होता है जो कि, और मिथाइलिन ब्लू होता है काउंटर स्टेन, जिसका उपयोग सबसे लास्ट में करते हैं। हम स्लाइड को स्टेन करते हैं ना, सबसे पहले स्पुटम लेते हैं और राउंड शेप में ऐसे एक इसका स्मीयर बनाते हैं स्पुटम का। ठीक है, फिर इसको एयर ड्राई करेंगे, फिर थोड़ा सा हीट ड्राई करेंगे बर्नर की सहायता से, इसको एयर ड्राई पहले कर लेंगे, फिर इसको हीट से ड्राई करेंगे। इसकी जो फ्लेम है, बर्नर की फ्लेम से इसको पास आउट करेंगे जिससे ये स्मीयर पूरी तरह से स्लाइड पे फिक्स हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे, इसको स्टेन करेंगे। तो स्टेन करने के लिए हम इसमें कार्बोल फ्यूचिन डालेंगे, इसके बाद एसिड अल्कोहल डालेंगे, डिकलराइज करेगा जो। इसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या डालते हैं, मिथाइलिन ब्लू डालते हैं, जो इस स्लाइड को पूरा का पूरा स्टेन कर देता है। इसके बाद फिर से एयर ड्राई करेंगे और फिर इसको माइक्रोस्कोप में 100x ऑयल इमर्शन में लगा करके बैक्टीरिया काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये जील नेल्सन स्टेनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ या एएसओ क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एएसओ या एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखने के लिए 2 मार्क्स में, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो एएसओ एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन, एएसओ क्या होता है? यह टेस्ट सीरम में एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स इंफेक्शन के बाद बनते हैं। इसका उपयोग रूमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के डायग्नोसिस में किया जाता है। समझ में आया? कुछ नहीं आया, अभी आएगा समझ में। एएसओ का मतलब होता है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। ठीक है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन में क्या होता है कि जब हमारे शरीर में, खासकर बच्चों में, जब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इंफेक्शन होता है, जब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल से हमारा शरीर ग्रसित होगा, इसका इंफेक्शन होगा, तब क्या होता है कि हमारा शरीर इससे बचाव करने के लिए, पहले तो स्ट्रेप्टोकोकस का इंफेक्शन हमारे शरीर में होगा, तब ये स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होंगे वो शरीर में क्या छोड़ेंगे, जाके स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ नाम का टॉक्सिन छोड़ते हैं शरीर में। क्या छोड़ते हैं? शरीर में स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ नाम का टॉक्सिन हमारे शरीर में जाकर के फैलाएंगे, छोड़ेंगे। तब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, शरीर का इस स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप करेगा, और उसी एंटीबॉडी कहते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। अभी क्लियर हो गया होगा? फिर से एक बार बता दूं, फिर से एक बार बताता हूं। जब हमारे शरीर में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इंफेक्शन होता है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हमारे शरीर में स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ नाम का टॉक्सिन रिलीज करते हैं। एंड स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टॉक्सिन रिलीज होते ही हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स करना शुरू करता है, और इस स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के अगेंस्ट में हमारा शरीर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी एक तरह से वो। ठीक है, तब इसका टॉक्सिन जो होता है वो न्यूट्रलाइज होने की कोशिश होता है। कई बार इसका टॉक्सिन जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमारा शरीर क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, तो तरह तरह के लक्षण जो है वो शरीर में आते हैं। बहुत तेज बुखार आएगा, निमोनिया भी हो सकता है ना, र्यूमेटिक फीवर हो सकता है, स्कारलेट फीवर हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? किडनी में सूजन होना। ठीक है, आदि इन सभी के डायग्नोसिस के लिए ही एएसओ का जो टेस्ट है वो किया जाता है। कई बार क्या होता है कि स्ट्रेप्टोकोकस का इंफेक्शन होने के बाद हमारा शरीर जब एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ बना करके उसके टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है, तो अपने आप वो चीजें ठीक भी होती हैं। लेकिन जब इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं और ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि पेशेंट तो ठीक है, लेकिन कभी उसको स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ होगा, इसलिए एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब इसकी कुछ नॉर्मल रेंज भी होती है, तो क्या क्या नॉर्मल रेंज होती है वो देख लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू जो होती है एडल्ट में लेस देन 200 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल, मतलब लेस देन 200 आईयू पर एमएल से अगर कम मात्रा वयस्क मिल रही है, मतलब ये नॉर्मल है, और इसका इन्फेक्शन कभी ना कभी इस पेशेंट को हुआ है। अगर लेस देन 400 आईयू पर एमएल मिल रही है, मतलब ये नॉर्मल है और इसका इन्फेक्शन तो पेशेंट को हुआ है। ये बच्चों में होता है, तो लेस देन 200 आईयू पर एमएल एडल्ट में इसकी नॉर्मल रेंज होती है, लेस देन 400 आईयू एमएल
चिल्ड्रन में इनकी मात्रा होती है, और इससे ज्यादा अगर हो रहा है तो मतलब वो पेशेंट जो है वो इन्फेक्टेड है स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन। क्लियर है? अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस क्या होता है? तो कैंडिडियासिस एक फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कैंडिडियासिस का। कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा ये रोग फैलता है। तो कैंडिडियासिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कैंडिडा एल्बिकेंस द्वारा होता है। यह ओरल थ्रस, वेजाइनल कैंडिडियासिस और सिस्टेमिक सिस्टेमिक कैंडिडियासिस के रूप में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइसेटोमा। माइसेटोमा क्या होता है? माइसेटोमा एक क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिसीज है जो फंगाई मतलब कि यूमाइसेटोमा या एक्टिनोमाइसेटोमा या एक्टिनोमाइसेटिस से होता है। इसमें स्वेलिंग, मल्टीपल साइनसेस एवं ग्रेन्यूल्स निकलते हैं, छोटे छोटे गठान ग्रेन्यूल्स है ना, वो निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्टेरिलाइजेशन विथ एग्जांपल। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? उदाहरण सहित बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन समझिए वह प्रक्रिया जिसमें सभी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एवं स्पोर्स को पूरी तरह से नष्ट किया जाता है। देखिए दो अलग अलग चीजें होती हैं, स्टेरिलाइजेशन करना अलग है, डिसइंफेक्ट करना अलग है। डिसइंफेक्टेंट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन है अपना डिसइंफेक्शन ही। तो डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं और स्टेरिलाइजेशन कैसे करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो स्टेरिलाइजेशन वह प्रक्रिया जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एवं स्पोर्स को पूरी तरह से नष्ट किया जाता है। इसका उपयोग कल्चर मीडिया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एवं लैब इक्विपमेंट को जर्म फ्री बनाने में होता है। मतलब कीटाणु से या सूक्ष्म जीवों से फ्री करने में पूरी तरह से, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, लैब का इक्विपमेंट है, जो हमारा कल्चर मीडिया है, जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो पूरी तरह से स्टरलाइज हो जाए, मतलब पूरी तरह से जर्म फ्री हो जाए, तभी उनका उपयोग हम करते हैं। तो इनको जर्म फ्री बनाने में होता है। एग्जाम्पल कैसे करते हैं स्टरलाइजेशन? कई तरह से प्रक्रियाएं होती है, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें से हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटोक्लेव। ठीक है, ऑटोक्लेव में क्या क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है? 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 15 एलबीएस या पीएसआई का प्रेशर होता है, और 15 से 20 मिनट तक आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसमें तो वो पूरी तरह से स्टरलाइज हो जाएगा। 121 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए, 15 एलबीएस का प्रेशर होना चाहिए, और 15 से 20 मिनट तक अगर आप उसको रखते हैं ऑटोक्लेव में तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह से स्टरलाइज हो जाता है। समझ में आया इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन डिसइंफेक्शन विथ एग्जाम्पल। डिसइंफेक्शन क्या है, उदाहरण से बताइए। तो डिसइंफेक्शन का अर्थ होता है रोगजनक सूक्ष्म जीव को नष्ट करना। जो भी रोगजनक या सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करना, लेकिन इनमें स्पोर्स नष्ट नहीं होते हैं, ये खास बात ध्यान दीजिएगा। स्टरलाइजेशन में स्पोर्स भी नष्ट होते हैं, बैक्टीरियल स्पोर्स, लेकिन इस डिसइंफेक्टेंट में बैक्टीरियल स्पोर्स नष्ट नहीं होंगे। फिर से एक बार पढ़ता हूं। डिटेक्शन डिसइंफेक्टेंट का अर्थ होता है रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, लेकिन इसमें स्पोर्स नष्ट नहीं होते हैं। इसका उपयोग हॉस्पिटल सरफेस, अस्पताल की जो सतहें होती हैं जैसे फ्लोर हो गया, वर्क बेंचेस हो गया, दीवारें हो गई, है ना, ओटी ओटी की टेबल हो गई, तो हॉस्पिटल सर्फेसेस एवं उपकरणों की सफाई में होता है। एग्जाम्पल 70% इथेनॉल। आप करते हो ना, ब्लड सैंपल कलेक्ट करते होगे, तो ब्लड सैंपल कलेक्शन के दौरान सबसे पहले क्या करते हो आप? पेशेंट को आराम से बैठा के टॉर्निकेट अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? 70% इथेनॉल या स्पिरिट से हम क्या करते हैं? उस एरिया को क्लीन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, जहां से हमको सैंपल कलेक्ट करना है या जहां पर हमको वेनी पंक्चर करना होता है या जहां पर हमको कैपिलरी पंक्चर करना है, उस साइट को, वेन सैंपल कलेक्शन साइट को हम सबसे पहले क्या करते हैं? डिसइंफेक्ट करते हैं, या तो स्पिरिट से 70% इथेनॉल से, ठीक है, बीटाडीन से भी कर सकते हैं और फिनॉल से भी कर सकते हैं। तो 70% इथेनॉल हो गया, 2% ब्यूटाल्डिहाइड हो गया और फिनॉल हो गया। ये सारे के सारे कैसे सॉल्यूशन है? डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है आपको? वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बीएमएलटी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले भी परेशान ना हो, कई सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगा, फर्स्ट ईयर के लिए अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, सेकेंड ईयर के लिए बनाऊंगा। आप लेकिन अभी थर्ड ईयर के एग्जाम है इसलिए मैं थर्ड ईयर के वीडियो पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, जिसकी बात मैं भी कर रहा था। ठीक है, दो डिफरेंस आपको लिखना है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बीच में। तो सबसे पहले स्टरलाइजेशन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई व स्पोर्स को नष्ट करता है, जबकि डिसइंफेक्शन स्पोर्स को नष्ट नहीं करता है। ठीक है, ये बहुत कॉमन और बहुत अच्छा डिफरेंस है इसके बीच में। स्टरलाइजेशन जो होगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई के साथ साथ उनके स्पोर्स को भी नष्ट करता है, लेकिन डिसइंफेक्शन उनके स्पोर्स को नष्ट नहीं करता है। पहला ये हो गया। स्टरलाइजेशन मेथड कौन कौन सी होती है? ऑटोक्लेविंग और हॉट एयर ओवन से आप स्टरलाइज कर सकते हैं।
डिसइंफेक्शन मेथड कौन कौन से थे? आप अल्कोहल से रब करके, क्लोरीन हो गया, ये जो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है इनके माध्यम से आप डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। स्टरलाइजेशन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए आवश्यक है, जबकि डिसइंफेक्शन सरफेस और वार्ड्स के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट है आपका राइट प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ऑटोक्लेव एक मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड है। इसमें 121 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 psi प्रेशर पर 15 से 20 मिनट तक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। कहने का मतलब कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 121 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होना चाहिए? 15 एलबीए से 15 psi। और कितना ड्यूरेशन तक रखना? आपको 15 से 20 मिनट तक उस ऑब्जेक्ट को आपको रखना ऑटोक्लेव के अंदर। इस तापमान, इस दाब और इस समय के अनुसार अगर आप उसको रखते हैं तो यह उच्च तापमान व दाब से बैक्टीरियल स्पोर्स को भी नष्ट कर देता है, ठीक है। मतलब इतने समय के बाद में 15 से 20 मिनट के बाद अगर तापमान और दाब आप मेंटेन करते हो तो ऑटोक्लेव में जो भी ऑब्जेक्ट आपने रखा है वो पूरी तरह से ऑटोक्लेव हो जाएगा, स्टरलाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट प्रिंसिपल ऑफ हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका भी लिखिए। तो हॉट एयर ओवन में ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। मैंने ऑटोक्लेव बताया था मॉइस्ट हीट। देखिए ऑटोक्लेव का आप जब क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा ऑटोक्लेव के बारे में कि ऑटोक्लेव क्या है समझाइए, तो आप उसका डिटेल लिखने के बाद छोटा सा एक डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोक्लेव में इस तरह से एक इसका कैबिनेट होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक इस तरह से स्टील का एक ड्रम होता है, और ये ड्रम कैसा रहता है? यहाँ नीचे एक कॉइल लगी हुई होती है। ड्रम कैसा होता है? परफोरेटेड होता है। परफोरेट मतलब इसके इसमें जालियों में छिद्र बना हुआ होता है, ठीक है। परफोरेटेड रहेगा ये। यहाँ पे नीचे पानी भरा हुआ रहेगा। जब कॉइल इसकी गर्म होगी और ये टाइट से इसका लीड जो है हम टाइट से, एक सेकेंड में मारकर, तो इस तरह से ऑटोक्लेव रहेगा। इसका लीड जो होता है टाइट से बंद रहता है, तब टाइट इसको कैप करके रखते हैं। इसके अंदर जो जालियां हैं वो परफोरेटेड रहती हैं और यहाँ पर हम जो भी ऑब्जेक्ट है उसको रखते हैं। तो जब ये नीचे का पानी जो है वो ये गर्म होता है, इसमें कॉइल के माध्यम से जब वाटर जो है वो गर्म होगा, इसमें से वेपर राइज होगी और ये वेपर इस परफोरेटेड ड्रम से होकर के कहा जाएंगी? यहाँ ऑब्जेक्ट तक पहुंचेगी और इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगी? जो भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको नष्ट करके इसको ऑटोक्लेव करेंगे। इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 121 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होना चाहिए? 15 psi। और कितनी देर तक आपको रखना है? 15 से 20 मिनट तक आपको इस ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायग्राम बना करके भी इसका आप आंसर लिख सकते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन नंबर मिल सके, ठीक है। तो ऑटोक्लेव का भी डायग्राम बना सकते हैं, हॉट एयर ओवन का डायग्राम बना सकते हैं। हॉट एयर ओवन का क्या प्रिंसिपल है, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो मैंने स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव बताया मैंने आपको। ये मॉइस्ट हीट, इसमें जब वेपर राइज होती है तो ये वेपर इस परफोरेटेड जाली से होकर के कहा जाती है? ऑब्जेक्ट की हो जाती है। मतलब मॉइस्ट हीट के द्वारा, वेपर के द्वारा ये स्टरलाइज हो रहा है, इसलिए इसको मॉइस्ट हीट मेथड भी कह सकते हैं आप, ठीक है, ऑटोक्लेव को। लेकिन हॉट एयर ओवन जो होता है वो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हॉट एयर ओवन जो है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किया जाता है। इसमें 160 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 से 2 घंटे के लिए मटेरियल को हीट प्रोवाइड करते हैं। यह मेथड ग्लासवेयर, मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट और पाउडर्स की स्टरलाइजेशन में प्रयोग होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके क्वेश्चन के आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट प्रिंसिपल ऑफ पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्चुराइजेशन आपको सही पता है, मिल्क में पैथोजन को नष्ट करने की प्रक्रिया जो है वो पास्चुराइजेशन कहलाती है। तो पास्चुराइजेशन तरल पदार्थ मुख्यतः मिल्क से पैथोजन को नष्ट करने की विधि है। इसमें मिल्क को 62 से 65 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए अथवा 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए फ्लैश मेथड तक गर्म किया जाता है। देखिए जो 62 से 65 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे 30 मिनट के लिए, इसको होल्डर मेथड कहते हैं। लेकिन जब 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए करेंगे तो इसको फ्लैश मेथड कहते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पास्चुराइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट है राइट नेम ऑफ टू डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। राइट नेम ऑफ टू डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले 2 डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। तो पहला आंसर है 70% इथेनॉल। बहुत ही कॉमन, इसको कॉमनली यूज किया जाता है। आप स्किन, मैंने बताया आपको कि सैंपल कलेक्शन करेंगे तो स्किन को डिसइंफेक्ट आप किससे करेंगे? 70% इथेनॉल से, स्किन क्लीनिंग करने के लिए। दूसरा है 2% ग्लूटरल्डिहाइड।
फॉर इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्शन के लिए, ठीक है। जो भी इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी में यूज हो रहे हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 2% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन से साफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होते हैं। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने वाले इंफेक्शन को एसटीडी डिसीज कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एग्जांपल है सिफिलिस, गोनोरिया, एचआईवी, ये संक्रमण ऐसे हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट टू डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सिफिलिस। सिफिलिस को जांचने के लिए सिफिलिस के डायग्नोस्टिक कौन कौन से 2 टेस्ट होते हैं उनके नाम लिखिए। तो सिफिलिस की जांच हम किन किन टेस्ट के माध्यम से करते हैं, पहला वीडीआरएल टेस्ट होता है। वीडीआरएल टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहलाता है। कई बार पेपर में वीडीआरएल का फुल फॉर्म पूछता है या वीडीआरएल टेस्ट क्या है ये पूछता है। तो वीडीआरएल टेस्ट अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि वीडीआरएल क्या है बताइए, तो सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो सिफिलिस नाम के रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है कि शरीर में ट्रिपोनिमा पैलिडियम का इंफेक्शन है अथवा नहीं है, ठीक है। और वीडीआरएल टेस्ट सिफिलिस के होता है। सिफिलिस कौन से किस बैक्टीरिया से फैलता है, किस स्पाइरोकीट से फैलता है, कौन सा स्पाइरोकीट से, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ठीक है। टीपीएचए मैंने भी टेस्ट लास्ट वीडियो में पढ़ाया है आपको। दूसरा एफटीए एबीएस टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट, मैंने पिछले वीडियो में आपको टीपीएचए और एफटीए एबीएस दोनों पढ़ाया है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। नेक्स्ट है, राइट टू डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एचआईवी। एचआईवी को जांचने के लिए 2 डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो एलिजा टेस्ट सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट, और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट टू मेथड फॉर वायरस आइसोलेशन इन लैब। वायरस आइसोलेशन को लेबोरेटरी में किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियों से कर सकते हैं उसके बारे में। तो पहला जो विधि है वो है सेल कल्चर। सेल कल्चर के माध्यम से लेबोरेटरी में आप वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं। और दूसरा है एनिमल इनोक्यूलेशन। आप बहुत सारे एनिमल्स, लैब एनिमल्स के बारे में आप पढ़ा होगा ना, गिनी पिग के बारे में पढ़ा होगा, माइस के बारे में पढ़ा होगा। तो एनिमल इनोक्यूलेशन के द्वारा भी आप वायरस का आइसोलेशन लेबोरेटरी में कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एग्जांपल ऑफ आरएनए वायरस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरएनए वायरस के एग्जांपल बताइए। आरएनए वायरस के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो पहला आंसर इसका रेबीज वायरस, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी थोड़ी देर पहले। और दूसरा है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस। तो आरएनए वायरस और रेबीज वायरस, आरएनए वायरस जो होते हैं वो इसके उदाहरण है रेबीज वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। 2 वायरस हैं जो आरएनए वायरस टाइप के होते हैं। आरएनए वायरस और डीएनए वायरस क्यों कहते हैं, कि डीएनए में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिर्फ डीएनए होता है, लेकिन आरएनए में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो पूरा पूरा आरएनए का एक पूरा जीनोम होता है, ठीक है, एक सेटअप होता है। डिफाइन एंटीसेप्टिक विथ एग्जांपल। एंटीसेप्टिक को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंटीसेप्टिक विथ एग्जांपल। तो एंटीसेप्टिक वे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो जीवाणुओं को यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। देखिए, जब आपको चोट लगती है कहीं पर, शरीर में कहीं भी चोट लग रही है, तो आप क्या करते हैं, उस पर एंटीसेप्टिक लोशन या एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट आप उस पर अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो आपको चोट लगी वहां पर किसी प्रकार का इंफेक्शन आपको ना हो पाए। तो इसी तरह जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होते हैं वो एंटीसेप्टिक एक तरह से केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो उस जगह पर जहां पर आपको चोट लगी है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होने से उसको रोकते हैं या बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पर नहीं हो पाता या किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है। तो एक बार फिर से समझिए एंटीसेप्टिक क्या होता है, उदाहरण से बताइए। एंटीसेप्टिक वे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं अथवा उनकी ग्रोथ को रोकते हैं एवं जीवित ऊतकों पर प्रयोग किए जा सकते हैं। जीवित ऊतकों पर कैसे प्रयोग करेंगे, शरीर के किसी भी अंग पर अगर चोट लगती है, कहीं पर कोई डैमेज हुआ है तो वो टिश्यूज डैमेज होते हैं, लेकिन वो टिश्यूज कैसे होते हैं, जीवित ऊतक होते हैं, लाइव लिविंग जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो जीवित ऊतकों पर भी आप इन एंटीसेप्टिक का उपयोग कर सकते हैं। अब क्या क्या इसके एग्जांपल होते हैं, तो 2 तरह का मैंने बताया यहाँ पर। पहला टिंचर आयोडीन, आप ये अप्लाई करते हो ना फर्स्ट एड बॉक्स में अपने रखते हो, टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन, टिंचर आयोडीन पाउडर। क्लोरोहेक्सिडिन, ये क्लोरोहेक्सिन दूसरा एंटीसेप्टिक है ये, ठीक है। तो ये 2 तरह के एंटीसेप्टिक इनका एग्जांपल है और ये इसके डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन असेप्सिस। असेप्सिस क्या होता है, ठीक है। एसेप्सिस का अर्थ होता है संक्रमण रहित होना, जैसे सेप्टिक, सेप्टिक का मतलब संक्रमित, एसेप्सिस का मतलब संक्रमण रहित होना। तो इसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, हैंड्स अथवा एनवायरनमेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त रखा जाता है ताकि पेशेंट को संक्रमण ना हो। कल मैंने आपको हैंड वॉशिंग
बताया था कब कब अपने को हैंड वॉशिंग करना है, तो मैंने आपको एक बताया था कि पेशेंट को छूने से पहले, ठीक है, तो ये उसी से संबंधित है। ऐसे एसएफ6 जो टेक्निक है उसी से संबंधित है। जब भी हम किसी पेशेंट को टच करेंगे या कोई किसी प्रकार की प्रोसेस कर रहे हैं, पेशेंट के साथ में सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, कैथेटराइज कर रहे हैं या उसको आईवी लाइन कनेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हैंड वॉश करेंगे, इसके बाद ही पेशेंट को हम टच करेंगे। तो क्यों? क्योंकि हमारे हाथों के माध्यम से पेशेंट को संक्रमण ना जाए। इसी प्रकार पेशेंट जिस वार्ड में है या जहां पर ऑलरेडी एडमिट है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? बिल्कुल संक्रमण रहित होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त होना चाहिए, ताकि पेशेंट को संक्रमण, क्योंकि पेशेंट की इम्यूनिटी वैसे भी कमजोर है, वैसे भी वीक इम्यूनिटी पेशेंट को, और अगर वीक इम्यूनिटी में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट जो होता है वो और पूरी तरह से संक्रमित हो जाएगा। तो एसेप्सिस क्या है? एसेप्सिस का अर्थ होता है संक्रमण रहित होना। इसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट टू मेथड फॉर वायरस आइसोलेशन इन लैब। वायरस आइसोलेशन को लेबोरेटरी में किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियों से कर सकते हैं, उसके बारे में। तो पहला जो विधि है वो है सेल कल्चर। सेल कल्चर के माध्यम से लेबोरेटरी में आप वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं। और दूसरा है एनिमल इनोक्यूलेशन। आप बहुत सारे एनिमल्स, लैब एनिमल्स के बारे में आप पढ़ा होगा ना, गिनी पिग के बारे में पढ़ा होगा, माइस के बारे में पढ़ा होगा। तो एनिमल इनोक्यूलेशन के द्वारा भी आप वायरस का आइसोलेशन लेबोरेटरी में कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एग्जांपल ऑफ आरएनए वायरस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरएनए वायरस के एग्जांपल बताइए। आरएनए वायरस के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? तो पहला आंसर इसका रेबीज वायरस, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी थोड़ी देर पहले, और दूसरा है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस। तो आरएनए वायरस और रेबीज वायरस, सॉरी, आरएनए वायरस जो होते हैं वो इसके उदाहरण है रेबीज वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, दो वायरस है जो आरएनए वायरस टाइप के होते हैं। आरएनए वायरस और डीएनए वायरस क्यों कहते हैं? कि डीएनए में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिर्फ डीएनए होता है, लेकिन आरएनए में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो पूरा पूरा आरएनए का एक पूरा पूरा जीनोम होता है। ठीक है, एक सेटअप होता है। डिफाइन एंटीसेप्टिक विथ एग्जांपल। एंटीसेप्टिक को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक विथ एग्जांपल। तो एंटीसेप्टिक वे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो जीवाणुओं को, यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। देखिए, जब आपको चोट लगती है कहीं पर, शरीर में कहीं भी चोट लग रही है, तो आप क्या करते हैं? उस पर एंटीसेप्टिक लोशन या एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट आप उस पर अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो आपको चोट लगी हुई वहां पर किसी प्रकार का इंफेक्शन आपको ना हो पाए। तो इसी तरह जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होते हैं, वो एंटीसेप्टिक एक तरह से केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो उस जगह पर जहां पर आपको चोट लगी है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होने से उसको रोकते हैं या बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पर नहीं हो पाता या किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है। तो एक बार फिर से समझिए, एंटीसेप्टिक क्या होता है, उदाहरण से बताइए। एंटीसेप्टिक वे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं अथवा उनकी ग्रोथ को रोकते हैं एवं जीवित ऊतकों पर प्रयोग किए जा सकते हैं। जीवित ऊतकों पर कैसे प्रयोग करेंगे? शरीर के किसी भी अंग पर अगर चोट लगती है, कहीं पर कोई डैमेज हुआ है, तो वो टिश्यूज डैमेज होते हैं, लेकिन वो टिश्यूज कैसे होते हैं? जीवित ऊतक होते हैं, लाइव लिविंग जो टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो जीवित ऊतकों पर भी आप इन एंटीसेप्टिक का उपयोग कर सकते हैं। अब क्या क्या इसके एग्जांपल होते हैं? तो दो तरह का मैंने बताया यहाँ पर। पहला टिंचर आयोडीन, आप ये अप्लाई करते हो ना, फर्स्ट एड बॉक्स में अपने रखते हो टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन, टिंचर आयोडीन पाउडर। क्लोरोहेक्सिडीन, ये क्लोरोहेक्सिन दूसरा एंटीसेप्टिक है ये। ठीक है, तो ये दो तरह के एंटीसेप्टिक इनका एग्जांपल है और ये इसके डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन असेप्सिस। असेप्सिस क्या होता है? ठीक है, एसेप्सिस का अर्थ होता है संक्रमण रहित होना। जैसे सेप्टिक, सेप्टिक का मतलब संक्रमित, एसेप्सिस का मतलब संक्रमण रहित होना। तो इसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, हैंड्स अथवा एनवायरनमेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त रखा जाता है ताकि पेशेंट को संक्रमण ना हो। कल मैंने आपको हैंड वॉशिंग बताया था कब कब अपने को हैंड वॉशिंग करना है, तो मैंने आपको एक बताया था कि पेशेंट को छूने से पहले। ठीक है, तो ये उसी से संबंधित है। एसेप्सिस जो टेक्निक है उसी से संबंधित है। जब भी हम किसी पेशेंट को टच करेंगे या कोई किसी प्रकार की प्रोसेस कर रहे हैं, पेशेंट के साथ में सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, कैथेटराइज कर रहे हैं या उसको आईवी लाइन कनेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हैंड वॉश करेंगे, इसके बाद ही पेशेंट को हम टच करेंगे। तो क्यों? क्योंकि हमारे हाथों के माध्यम से पेशेंट को संक्रमण ना जाए। इसी प्रकार पेशेंट जिस वार्ड में है या जहां पर ऑलरेडी एडमिट है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? बिल्कुल संक्रमण रहित होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त होना चाहिए, ताकि पेशेंट को संक्रमण, क्योंकि पेशेंट की इम्यूनिटी वैसे भी कमजोर है,
वैसे भी वीक इम्यूनिटी पेशेंट को, और अगर वीक इम्यूनिटी में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट जो होता है वो और पूरी तरह से संक्रमित हो जाएगा। तो एसेप्सिस क्या है? एसेप्सिस का अर्थ होता है संक्रमण रहित होना। इसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट पर था। अगर आपने वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा है तो आपको क्वेश्चन, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपर में जिनके आने की संभावना रहती है। हर साल मैं आपको मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। निश्चित रूप से 50 to 60% जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो आपको मॉडल पेपर की वजह से हेल्प उसमें से मिल जाती है। तो इस साल भी उसी सीरीज को कायम करते हुए हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट के मॉडल प्रश्न पत्र और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप सभी के लिए उपलब्ध करवा सकूं। थैंक यू सो मच।